नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30वीं वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की सीरीज की। यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये तो मैं पिछले वीडियो में शुरू कर चुका हूँ। आर्टिकल 32 के अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक 5 तरीके की रिट्स हैं, 5 ही है शायद। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, कोवेरेंटरी। यस, 5। तो ये 5 तरीके की रिट्स। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भैया, अगर आप रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट की रिट्स और हाई कोर्ट जो रेट इशू करता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हैं। तो आर्टिकल 32 के अंदर की जो स्पेसिफिक कंडीशंस है वो तो हम देख ही लेंगे, और आर्टिकल 226 के अंदर की जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। ये पॉलिटी किताब खरीद के अपने सामने रखें, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें, और साथ साथ दोस्तों अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है, इसको शेयर जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वो रेट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226। कौन कौन से रेट्स? तो हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस मतलब बॉडी से मतलब होता है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, कोवेरेंटो। पहले मैंने वैसे इन चीजों को समझाया है आपको। रेट ज्यूरिसडिक्शन पे पहले वीडियो बना चुका हूँ। रेट ज्यूरिसडिक्शन के आप अपने नाम, मेरे नाम के साथ सर्च मारेंगे यूट्यूब में, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा और रिफाइन तरीके से आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ने से एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी के लिए केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो रेट्स इशू कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी ये ताकत दे सकती है कि वो रेट्स इशू करे। तो भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, इनको भी ये ताकत पार्लियामेंट दे सकती है कि वो रेट इशू कर सके अंडर आर्टिकल 32। बट अब तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई भी नियम कानून पास नहीं किया है। तो अभी के लिए जो रेट ज्यूरिसडिक्शन है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है, और पार्लियामेंट ऐसा करेगी भी नहीं, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, ये जो गवर्नमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रेट ज्यूरिसडिक्शन की पावर से ही परेशान है। तो नीचे वाले कोर्ट को वो और पावर दे दें, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए क्या बात है दोस्तों, बात ये होती है कि जितनी ज्यादा जुडिशरी स्ट्रांग होगी ना, उतना ही ज्यादा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कमजोर होगा। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक लिमिट से ज्यादा जुडिशरी स्ट्रांग हो। लेकिन फॉर्चुनेटली आप देखोगे दोस्तों कि हमारे संविधान ने जुडिशरी को बहुत ताकतवर बनाया है, और जुडिशरी का ताकतवर होना जरूरी था। अगर हम अपने देश के गवर्नमेंट की बात करें तो 3 चीजें आती है उसके अंदर, लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी, और इन तीनों के पास बराबर बराबर ताकत है। ये जो लेजिस्लेचर है और ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये आपस में बदलते रहते हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जुडिशरी ताकतवर हो। क्योंकि लेजिस्लेचर की बात करो तो देखिए, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, बाकी सारी पार्टी आ जाती हैं। जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगी, तो वो एग्जीक्यूटिव होगी। तो पार्टियां तो बदलती रहती हैं। पहले कांग्रेस की सरकार है, आज बीजेपी की सरकार, हो सकता है आगे आने वाले सालों में फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाए। तो अब ये सरकारें तो बदलती रहेंगी। तो इनको पता है कि ये सब इनके अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जुडिशरी की ताकत को मत बढ़ने दो। बट जुडिशरी ऑलरेडी हमारे यहाँ ताकतवर है। अगर आप रेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करोगे, 1950 से पहले 3 हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, इनके पास रेट ज्यूरिसडिक्शन की ताकत थी। लेकिन आर्टिकल 226 ने अब ये बोल दिया है कि जितनी भी हाई कोर्ट है इंडिया में, उन सबके पास रेट ज्यूरिसडिक्शन की ताकत होगी। अब एक चीज ये समझ में आती है कि रेट ज्यूरिसडिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहां से। तो उसका जवाब बहुत आसान है भाई, अंग्रेजी प्रैक्टिसेस को हमने इम्बाइब किया है, और उसी अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे तो अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, के जो अलग अलग एक्ट हैं उनको आप मिला दो तो अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ जाती है। तो इंग्लैंड में एक चीज चलती है जिसको बोला जाता है प्रेरोगेटिव रेट्स। स्पेलिंग अगर नहीं दिख रही तो PREROGATIVE। प्रेरोगेटिव रेट्स को प्रेरोगेटिव क्यों लगाया गया? देखिए, इंग्लैंड में जो राजा हुआ करता था उसको माना जाता था फाउंटेन ऑफ जस्टिस, यानी राजा के अंदर से जस्टिस की बूंदें निकलती हैं, राजा ही जस्टिस का सोर्स है। तो ये जो रिट्स इशू की जाती थी, दे वर इशूड ऑन द प्रेरोगेटिव ऑफ किंग, यानी किंग सबके साथ जस्टिस करना चाहता है, इसलिए किंग के प्रेरोगेटिव पे ही रिट्स इशू की जाएंगी। इसलिए इनको इंग्लैंड में प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाने लगा। बाद में आप देखोगे कि जो इंग्लैंड की जुडिशरी है, उसने लोगों के राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए रिट ज्यूरिसडिक्शन यानी रिट्स को इशू करना शुरू कर दिया ब्रिटेन की कोर्टों ने। इंडिया में भी रिट्स हैं, तो इंडिया में इनको रिट कहा जाता है, प्रेरोगेटिव रिट इनको इंग्लैंड में कहा जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर है और जो हाई कोर्ट की रिट पावर है, इसमें क्या फर्क है। सबसे पहला डिफरेंस आपके सामने है। देखिए लाइन क्या बोलती है, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ देखिए, ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, whereas the high court can issue writs not only for the enforcement of fundamental rights but also for any other purpose। तो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स को इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है, ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस। भाई, ये एनी अदर पर्पस क्या है, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो एनी अदर पर्पस हो गया कोई भी दूसरा ऑर्डिनरी लीगल राइट।
अब आप बोलोगे ऑर्डिनरी लीगल राइट क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, कई कई समय पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक्ट इशू करती है, ये नियम कानून इशू करती है। उन नियम कानूनों में बताया जाता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन इस हिसाब से किया जाएगा, नियम कानून इस तरीके से लागू होंगे। तो अगर वो नियम कानून आपके वायलेट होते हैं जो अलग अलग स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, या इनफैक्ट आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात भी कर सकते हो। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में चीजें लिखी हुई है, फंडामेंटल राइट के अलावा भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं दोस्तों आपके दूसरे आर्टिकल्स में। तो अगर आप फंडामेंटल राइट के बाहर निकल जाते हो, तो चाहे वो लीगल राइट हो, चाहे दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, उनको अगर इन्फोर्स कराना है तो रिट कौन इशू करेगा? हाई कोर्ट इशू करेगा। लेकिन जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, तब रिट कौन इशू करेगा? सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। समझ गए दोस्तों? एक चीज ये हुई। अच्छा, एक और खास बात दोस्तों, यहां पे आप बोलोगे कि द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो बड़ा हो गया, वाइडर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का छोटा हो गया। क्यों? एक सेंस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है और किसी के लिए रिट इशू नहीं कर सकता। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बाकी ऑर्डिनरी राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकता है। तो इस डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से बड़ा है। लेकिन एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन भी बड़ा है। कैसे? देखिए सुप्रीम कोर्ट जब भी रिट इशू करेगा वो किसी एक पर्सन के लिए अगेंस्ट इशू कर सकता है, किसी एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू कर सकता है, ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया इशू कर सकता है। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट जब एक रिट इशू करेगा तो हाई कोर्ट विल इशू अ रिट अगेंस्ट अ पर्सन residing or against a government or authority located within its territorial jurisdiction only or outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arises within its territorial jurisdiction। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो जगह आती है, वहां पे जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट। और मान लीजिए आपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर इशू कर रहा है, तो जो रिट की वजह है वो उसकी टेरिटरी से ओरिजिनेट हुई है, तो ही वो किसी बाहर के पर्सन के लिए या किसी बाहर की गवर्नमेंट के लिए, मतलब अपने स्टेट से बाहर की गवर्नमेंट के लिए रिट इशू कर सकता है। तो गुवाहाटी का हाई कोर्ट अगर दिल्ली में कोई चीज हो रही है तो उसके अगेंस्ट में रिट इशू नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली में अगर कोई चीज गड़बड़ हुई है और उसकी वजह का जो सोर्स है वो गुवाहाटी से निकला है, यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से निकला है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। तो अगर आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करोगे दोस्तों, तो द सुप्रीम जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट is much much wider than the writ jurisdiction of the high court। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया के किसी भी टेरिटरी में कहीं पे भी रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट सिर्फ अपने जो जगह है, अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, वहीं पे रिट इशू कर सकता है। ये जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये 15th अमेंडमेंट एक्ट, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 से आया था। रेफरेंसेस में जाके देख सकते हैं आप लक्ष्मीकांत के। तो उसके बाद तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को जो इंश्योर कराने वाली बात है, बचाने वाली बात है, वो भी अपने आप में फंडामेंटल राइट है। यानी आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो आर्टिकल 32 तो फंडामेंटल राइट में आता ही आता है। साथ साथ आर्टिकल 32 के अंदर ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है, जिससे एक पर्सन अपने फंडामेंटल राइट को बचा रहा है, तो अपने फंडामेंटल राइट को बचाना भी एक फंडामेंटल राइट है। मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए कोई एक पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास जाता है और हाई कोर्ट से बोलता है हमारे रेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, आपके रेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हमारी मदद करिए। हाई कोर्ट के जज चाहे ना तो उसकी एप्लीकेशन को इग्नोर कर सकते हैं। समझ गए? तो मतलब कि सोचिए कि फॉर एग्जांपल किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, वो फंडामेंटल राइट के लिए हाई कोर्ट के पास गया। हाई कोर्ट चाहे तो उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करे, चाहे तो उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन ना करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अपनी अर्जी लेके जाता है कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाइए, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे उसको इग्नोर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना होगा। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि हाँ भाई तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, या सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं। जैसे तमिलनाडु सरकार ने एनईईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल एग्जाम के लिए एंट्रेंस होता है, उसके अंदर जब रिजर्वेशन की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट के पास गई तमिलनाडु गवर्नमेंट की भैया आर्टिकल 32 के अंदर गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है बच्चों का, रिजर्वेशन को एक्सटेंड करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई ये अर्जी लेके जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप हमारी मदद करो, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट उसको इग्नोर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को उसको लेना ही पड़ेगा अपने पास। लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि हाँ सच में फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं या फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हुए, वो बात की बात है, बट एप्लीकेशन को कंसीडर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट ऐसी तरीके के एप्लीकेशंस को इग्नोर कर सकता है, हालांकि हाई कोर्ट इस तरीके के एप्लीकेशंस को इग्नोर करता नहीं है। तो इस डिफरेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है
डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट। अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आएगी सुप्रीम कोर्ट के पास तो डिसीजन आना ही आना है। हाई कोर्ट इस तरीके की कोई गारंटी नहीं देता। अब हम देखते हैं कौन कौन से रिट्स दी हुई है। पहली है हैबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडेमस, तीसरी प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, कोवेरेंटो। एक एक करके सारी देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हैबियस कॉर्पस पे। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब हमें बॉडी लाके दो। समझाता हूं कैसे। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की ने भाग के शादी कर ली, ठीक है, दोनों ने अपनी मर्जी से भाग के शादी की, 18 साल से बड़े हैं, वो शादी करने के लिए एलिजिबल हैं, उनको शादी कर सकते हैं, सब कुछ है, लीगली वो भागे हैं। मान लीजिए लड़की के घर वालों ने जाके पुलिस में कंप्लेंट की कि भैया लड़का हमारी लड़की को जबरदस्ती भगा के ले गया, और लड़की के घर वाले बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, पुलिस में उनकी बहुत चलती है, पुलिस वाले भी लड़की के घर वालों की मदद कर रहे हैं। पुलिस वालों ने क्या किया? उस लड़के को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब लड़का चिल्ला के बोल रहा है कि भाई लड़की अपनी मर्जी से भागी है। लड़की को घर वाले, जो लड़की के घर वाले थे वो लड़की को पकड़ के अपने साथ ले गए, तो उसको घर के बाहर नहीं आने दे रहे। समझ गए? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की, ठीक है, लड़की घर वालों ने केस फाइल किया लड़के पे कि लड़का हमारी लड़की को किडनैप करके ले गया, भगा के ले गया, जबरदस्ती लेके गया, हमारी लड़की जाना नहीं चाहती थी। लड़की को उन्होंने जबरदस्ती घर में बंद कर दिया, बाहर निकलने नहीं दे रहे, और लड़के को पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस वाले बात सुन नहीं रहे क्योंकि लड़की वाले के जो घर वाले हैं वो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। इस केस में लड़के के घर वालों के पास क्या ऑप्शन है? लड़के के घर वाले तो परेशान होंगे ना कि हमारे बेटे को तो किडनैप करके रख रखा है तुम लोगों ने, तो हम क्या करें? पुलिस वाले बात सुन नहीं रहे, पुलिस वाला गालियां दे दे के भगा देता है। तो उस लड़के के घर वालों के पास ऑप्शन क्या है? उस लड़के के घर वालों के पास ऑप्शन ये कि बात तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो जाके एक रिट फाइल करे, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस के रिट में क्या होगा कि जो कोर्ट है वो कोर्ट पुलिस अथॉरिटी से बोलेगा कि जिस पर्सन को तुमने डिटेन कर रखा है, जिस पर्सन को तुमने अरेस्ट कर रखा है, उसको हमारे सामने कोर्ट में लेके आओ। वहां पे कोर्ट बैठा होगा, कटघरे में उस लड़के को खड़ा किया जाएगा, और इस केस में वो लड़की इन्वॉल्व होगी तो उस लड़की को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा। और जो जज है दोस्तों, वो जज अब इस लड़के से पूछेगा कि भाई तुमने क्या किया। वो इस लड़की से पूछेगा तुमने क्या किया। अब लड़की यहाँ पे बोल देगी कि भाई मैं तो इस लड़के के साथ आई थी, मैं तो अपनी मर्जी से भागी थी, मुझे जबरदस्ती मेरे घर वालों ने पकड़ के घर में रख रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट डिसीजन किसके फेवर में देगा? लड़के और लड़की के फेवर में देगा। तो आपको समझ में आया ना कि हैबियस कॉर्पस कैसे एक फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। कि मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंशियल लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके, पब्लिक अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके, अपनी ताकत के जोर पे, पैसे के जोर पे, करप्शन के जोर पे, किसी भी चीज के जोर पे, इन्फ्लुएंस के जोर पे किसी को दबाते हैं, तो उस केस में कोर्ट कैसे मदद कर रहा है? कोर्ट बोल रहा है कि जिसको तुमने डिटेन किया है उसके मेरे सामने लेके आओ, जिस लड़की को वो भगा के लेके गया है उसको मेरे सामने लेके आओ। और उससे जज सामने पूछेगा भाई हाँ भाई क्या बात है, और जिस हिसाब से स्टेटमेंट आएंगे उस हिसाब से जज अपना डिसीजन देगा। समझ गए? तो हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि जिसको भी तुमने डिटेन किया है उसको हमारे सामने लेके आओ, और फिर हम देखेंगे कि डिटेंशन क्या सही है या गलत है, अरेस्ट क्या सही है या गलत है। ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। और ये जो हैबियस कॉर्पस की रिट है ये पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है और एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो लड़की के घर वाले थे जो इलीगल तरीके से अपनी इन्फ्लुएंशियल ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे वो इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो पुलिस वाले थे जो कि लड़की के घर वालों का साथ दे रहे थे वो पब्लिक अथॉरिटी कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस तो एक पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। और वो जो लड़की के घर वाले थे जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने लड़के को अरेस्ट करवा दिया वो एक इंडिविजुअल अथॉरिटी थी। तो इस रिट में, इस हेबियस कॉर्पस के रिट में आप एक इंडिविजुअल पर्सन को भी इन्वॉल्व कर सकते हो और एक अथॉरिटी को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो एक पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल की जा सकती है और एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल की जा सकती है। लेकिन हेबियस कॉर्पस की रिट कुछ केसेस में फाइल नहीं की जा सकती अगर डिटेंशन लॉफुल है। अगर लीगल तरीके से किसी पर्सन को डिटेन किया जाए है तो हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल नहीं होगी। तो मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का तो प्रावधान है ना हमारे संविधान में, उस केस में आप हेबियस कॉर्पस साइन नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे डिटेंशन होते हैं हमारे संविधान, उनके हिसाब से अगर आपने डिटेंशन किया है तो आप हेबियस कॉर्पस रिट फाइल नहीं कर सकते। फिर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आप रिट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। फिर आप देखोगे कि अगर हाई कोर्ट को रिट फाइल करनी है तो जो उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में हुआ है उसके लिए रिट फाइल कर सकता है। तमिलनाडु का हाई कोर्ट दिल्ली में हुए कांड के लिए रिट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो अपने जुरिसडिक्शन के अंदर ही एक कोर्ट रिट एक्सरसाइज कर सकता है। समझ गए दोस्तों? तो ये कुछ इसमें लिमिटेशंस है। तो डिटेंशन लॉफुल है तो रिट फाइल नहीं हो सकती हेबियस कॉर्पस की। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल की है, सॉरी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर डिटेंशन किया जैसे फॉर एग्जांपल सेशंस कोर्ट ने
या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला है कि हाँ भाई इस पर्सन को डिटेन करो, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तो फर्स्ट क्लास ने बोला कि इस पर्सन को डिटेन करो, तो उस केस में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है या फिर किसी लेजिस्लेटिव बॉडी की अवहेलना हुई है, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई पर्सन गया है, उसके लिए उसे अरेस्ट किया गया है, तो उस केस में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल नहीं हो सकती है। और कांड अगर मान लीजिए दिल्ली में हुआ तो तमिलनाडु की हाई कोर्ट रिट फाइल नहीं कर सकती हेबियस कॉर्पस की, मतलब हेबियस कॉर्पस की रिट पे एक्शन नहीं ले सकती। तो ये कुछ लिमिटेशन है हेबियस कॉर्पस के रिट में। आई होप आपको लिमिटेशन समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो हमने हेबियस कॉर्पस देखा और उसके लिमिटेशंस को देखा। आगे हम देखते हैं क्या, मैंडेमस। तो क्या होता है मैंडेमस? मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम कुछ काम करो। अब हम ऑर्डर देंगे कब? ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर देगा कौन? वो कोर्ट ऑर्डर देगी जो अपने रिट को एक्सरसाइज कर रही है, तो चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो इस कमांड में एक कोर्ट है, वो एक पब्लिक ऑफिशियल को क्या बोलेगी? अब ये पब्लिक ऑफिशियल भी हो सकता है, ये कोई कॉर्पोरेशन हो सकती है, एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, प्राइवेट बॉडी नहीं। आप देखिए प्राइवेट बॉडी जो कंप्लीटली प्राइवेट है, तो आप देखिए जियो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मैंडेमस की रिट नहीं हो सकती। बट हाँ, ऐसी कोई कॉर्पोरेशन जिसमें गवर्नमेंट की स्टेक्स हो, कोई इंफीरियर कोर्ट तो हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट को दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकती है, किसी एक ट्राइब्यूनल को या गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की किसी भी बॉडी को। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी बॉडी को, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को रिट जुरिडिक्शन के अंदर में कहा जा सकता है आप अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करिए, अगर ऐसी कोई कंप्लेन आई है कि वो ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखते हैं भाई, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए वही पुराना वाला केस कि एक लड़का लड़की उन्होंने भाग के शादी कर ली। अब भाग के शादी करने के बाद हुआ क्या कि लड़की के घर वालों ने बहुत गुस्से में आके ऑनर किलिंग कर दी और लड़के को मरवा दिया। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से केसेस होते हैं इंडिया में। तो लड़के के घर वालों ने अपनी ताकत के दम पे लड़के की ऑनर किलिंग करवा दी। ठीक है, केस फाइल हुआ, लड़के के घर वालों ने पुलिस में केस फाइल किया और पुलिस से बोला गया इन्वेस्टिगेशन करो। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, साल से ऊपर हो रहा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रही। जब भी पुलिस से पूछो तो पुलिस बोलती है हम ढूंढ रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा सबूत। तो इस केस में लड़के के घर वाले क्या करें? ऑब्वियसली बात है, लड़की के घर वाले कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल होंगे, वो पुलिस को अफेक्ट कर रहे होंगे, पैसे से अफेक्ट कर रहे हो, आप कह सकते हो सोर्स से अफेक्ट कर रहे हो, ताकत से अफेक्ट कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, बट वो अफेक्ट कर रहे हैं। उस केस में लड़के के घर वाले क्या कर सकते हैं कि वो कोर्ट में जाके मैंडेमस की रिट फाइल कर सकते हैं। इस मैंडेमस के रिट के अंतर्गत कोर्ट इंस्ट्रक्शन देगा पुलिस के ऑफिसर्स को कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए और तुरंत इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट हमारे सामने फाइल करिए। समझ गए दोस्तों? तो चार्जशीट फाइल करने को बोलेगा। यानी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन धीमी हो रही है, कहीं पे पुलिस ऑफिशियल ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है, तो उस पुलिस ऑफिशियल को, उस पुलिस अथॉरिटीज को जो कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है मैंडेमस की कि अपना काम तुरंत करो और रिपोर्ट सबमिट करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। ये होती है दोस्तों आपकी मैंडेमस की रिट। तो ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट, इंफीरियर कोर्ट, एक कॉर्पोरेशन जिसमें स्टेट का पैसा हो, गवर्नमेंट का पैसा लगा, और पब्लिक बॉडी, कोई भी पब्लिक बॉडी, वो पब्लिक बॉडी कलेक्टर का ऑफिस भी हो सकती है, वो पब्लिक बॉडी थाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंडेमस की रिट है कौन कौन से चीजों में अप्लाई नहीं होती? तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपने 5 साल काम किया और 5 साल काम करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं दिया गया, तो आप जाके मैंडेमस की रिट फाइल नहीं कर सकते कि भाई मेरे को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, मेरे लिए कुछ करिए। नहीं करी जा सकती फाइल। एक प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट में रिट फाइल नहीं करी जा सकती, यानी एक प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट में रिट फाइल नहीं करी जा सकती। फिर ऐसा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, भले वो डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट का हो, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जिसका स्टैट्यूटरी फोर्स ना हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, कि मान लीजिए कस्टम्स में, मुंबई कस्टम्स में मान लीजिए कि कमिश्नर ने एक ऑर्डर इशू किया और उस ऑर्डर के चलते कमिश्नर ने नीचे बोला अथॉरिटी से कि भाई हाँ भाई ये शिपिंग बिल है, इन शिपिंग बिल को अगले 24 घंटे में प्रोसेस कर दीजिए या अगले 48 घंटे में, 1 हफ्ते में प्रोसेस कर लीजिए। और नीचे के अथॉरिटीज ने मान लीजिए कुछ गलतियों की वजह से शिपिंग बिल प्रोसेस नहीं कर पाए, तो उस केस में कमिश्नर ने ऑर्डर इशू किया था तो कमिश्नर एक्शन लेगा। अब कमिश्नर ने एक डिपार्टमेंटल एक्शन इशू किया, बट वो उसका स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट पास नहीं किया उसके लिए। वो तो कमिश्नर का एक ऑर्डर है, एक डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है। उस डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को इन्फोर्स करना है तो कमिश्नर इन्फोर्स करेगा, चूंकि उसने ऑर्डर पास किया है। उसके लिए आप मैंडेमस की रिट फाइल नहीं कर सकते कि देखिए कमिश्नर का ये ऑर्डर है और उसके बाद में नीचे का ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, उस पर जो भी एक्शन होगा वो डिपार्टमेंट के अंदर होगा। तो आप कोर्ट पहुंच के मैंडेमस की रिट फाइल नहीं कर सकते। फिर मान लीजिए पब्लिक की कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है जिसकी कोई ड्यूटी है, अब वो ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है,
यानी पहले ही बोल दिया गया है कि अगर उसको सही लगा तो वो करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। ऐसे केस में भी आप मैंडेमस क्रेडिट फाइल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बहुत हद तक सिविल होते हैं नेचर में। तो किसी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई आगे आने वाले समय में तुमसे मैं इतना अनाज खरीद लूंगा या मैं तुमसे इतने स्टील ट्यूब्स खरीद लूंगा, और उस समय पे आने पे उसने स्टील ट्यूब नहीं खरीदी, तो इसके अगेंस्ट में मैंडेमस क्रेडिट फाइल नहीं हो सकती। स्टेट के गवर्नर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में मैंडेमस क्रेडिट फाइल नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट जब एक जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो मैंडेमस क्रेडिट फाइल नहीं कर सकती। ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी नहीं होगी। तो ये है दोस्तों कि मैंडेमस क्रेडिट किस लिए होती है। पब्लिक ऑफिशियल अगर काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट मैंडेमस क्रेडिट फाइल हो सकती है। एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको। आगे आते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये एक तरीके का स्टे ऑर्डर है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड, किसी को कुछ काम करने से रोकना है आपका प्रोहिबिशन। ज्यादातर केसेस में जो प्रोहिबिशन की रेट फाइल की जाती है, ये फाइल की जाती है एक हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोल सकता है, हाई कोर्ट नीचे के सेशंस कोर्ट से बोल सकता है। तो अगर नीचे का कोई कोर्ट, लोअर में कोई कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है, यहाँ पे दो तरीके की बॉडी आती है दोस्तों प्रोहिबिशन के रेट में। एक तो जुडिशियल बॉडीज आती है। सॉरी, मेरा ये पेन बार बार बंद हो जा रहा है, डिजिटल पेन की ठीक से काम करना बंद कर देता बीच में। तो जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट। अब क्वासी जुडिशियल को मैं कई बार बता चुका हूं पहले, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज के एग्जांपल। हर चीज खिचड़ी मत दीजिए, कुछ खुद भी मेहनत करिए। तो अगर जुडिशियल अथॉरिटी है और कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो इन दो तरीके की अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही आपकी प्रोहिबिशन की रेट आती है। तो प्रोहिबिशन की रेट किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं आएगी। तो जीएसटी डिपार्टमेंट का कमिश्नर, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सब दोस्तों आपकी जुडिशियल अथॉरिटीज नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं। इनके अगेंस्ट प्रोहिबिशन की रेट नहीं आ सकती। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई सड़क के टेंडर से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास करने वाला है, तो कोर्ट प्रोहिबिशन की रेट इशू नहीं कर सकता है कि भैया तुम ये ऑर्डर पास नहीं करोगे। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडी, अगर सरकार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर कोई एक्ट पास करने की कोशिश कर रही है, तो उस केस में एक प्रोहिबिशन की रेट जुडिशरी फाइल नहीं कर सकती कि नहीं भाई आप ये एक्ट पास नहीं कर सकते, या इस बात पर बहस नहीं कर सकते। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में नहीं हो सकती, प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट में नहीं हो सकती। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बॉडीज में कंपनी आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जिसके एग्जांपल दिए मैंने, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टरेट, जीएसटी का कमिश्नर, और लेजिस्लेटिव बॉडीज, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ले लीजिए, पार्लियामेंट की लोकसभा राज्यसभा ले लीजिए, इनके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन की रेट फाइल नहीं हो सकती। प्रोहिबिशन की रेट केवल जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट में फाइल होगी। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए प्रोहिबिशन की रेट फाइल कर सकता है, हाई कोर्ट नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट्स के लिए प्रोहिबिशन की रेट फाइल कर सकता है, किसी ट्राइब्यूनल के लिए प्रोहिबिशन की रेट फाइल कर सकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट में प्रोहिबिशन की रेट फाइल नहीं होगी। ओके, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब आ जाते हैं सर्टियोररी की रेट पे। प्रोहिबिशन और सर्टियोररी में थोड़ा ही फर्क है, मैं समझाता हूं कैसे। तो प्रोहिबिशन के केस में दोस्तों क्या हुआ कि भैया एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को ये इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है कि आप किसी भी केस में कोई डिसीजन मत लीजिए, या फिर अगर वो किसी केस में कोई डिसीजन लेने वाला है लोअर कोर्ट, तो उसके उस मैटर को अपने पास ले सकता है। मतलब कुल मिला के इनएक्टिविटी की बात हो रही है, यानी कि नीचे का कोर्ट कोई जुडिशियल अथॉरिटी या कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी या कोई ट्राइब्यूनल कोई डिसीजन लेने वाले थे, उस डिसीजन को लेने से रोक दिया हायर कोर्ट ने, और मोस्ट प्रॉब्ली उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे उsurp करने की भी पावर थी। नीचे के किए हुए काम को या फिर ना किए हुए काम को, सॉरी ना किए हुए काम को, यहाँ पे रेट ऑफ प्रोहिबिशन में नीचे की कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं है, हालांकि वो डिसीजन लेने वाले हैं, तो डिसीजन लेने से उनको रोक दिया और उनके जुरिसडिक्शन को अपने पास ले लिया। ये हुआ प्रोहिबिशन में, केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट में हुआ। सर्टियोररी में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे बोला जाता है टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म्ड। मान लीजिए लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट किसी चीज पे कोई डिसीजन लेने वाला है, उसको वो डिसीजन लेने से रोक देना और केस को अपने पास ट्रांसफर कर लेना। तो इस टर्म्स में देखा जाए तो सर्टियोररी प्रोहिबिशन के काफी हद तक सेम है। कभी कभी क्या होती है, नीचे की जो कोर्ट होती है, ट्राइब्यूनल होती है, उसने डिसीजन ले लिया होता है, ऑलरेडी वो एक डिसीजन ले चुकी होती है, तो नीचे वाली कोर्ट के लिए हुए डिसीजन को, ऑलरेडी जो वो डिसीजन ले रखा है, उसको कैंसिल कर सकती है हायर कोर्ट, और उस केस को अपने पास ले सकती है फ्रेश डिसीजन सुनाने के लिए। तो आप देखोगे दोस्तों, सर्टियोररी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंटिव तो आपकी प्रोहिबिशन भी थी, क्योंकि प्रोहिबिशन के रेट में क्या हो रहा था, अगर नीचे की कोई कोर्ट कोई डिसीजन लेने वाली है तो उसको डिसीजन लेने से रोक दिया, तो प्रोहिबिशन की जो रेट है वो प्रिवेंटिव है। लेकिन सर्टियोररी के रेट प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, यानी कि नीचे की कोर्ट अगर कोई डिसीजन ले चुकी है, अपना डिसीजन सुना चुकी है,
तो उस डिसीजन को कैंसिल करके उसका डिसीजन अपने पास ट्रांसफर करके एक नया डिसीजन सुना सकती है ऊपर की कोर्ट। तो द सर्टियोररी इज बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, प्रोहिबिशन इज ओनली प्रिवेंटिव। एक तो ये चीज आपको समझ में आई। ये किया कब जाता है? ये तब किया जाता है जब ऊपर वाली कोर्ट को जो किरेट इशू कर रही है, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगी, जब उनको ऐसा लगे कि नीचे की कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस किया है, जितने उनकी हद थी उस हद के आगे गए हैं, या फिर उन्होंने ऐसा कोई जजमेंट दिया है दैट गोज अगेंस्ट द एथोस ऑफ लॉ। तो अगर ऐसा कोई जजमेंट दिया है जो लॉ के अगेंस्ट गया है, तो उस केस में सर्टियोररी की रिट फाइल हो सकती है, प्रोहिबिशन की रिट फाइल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई। एक और बात है, प्रोहिबिशन की रिट मैंने आपको बताया कि केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट होती है। सर्टियोररी की रिट की बात करी जाए तो शुरुआत में जब सर्टियोररी की रिट आई थी ना दोस्तों, तो वो भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट थी। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो सर्टियोररी की रिट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी पास की जा सकती है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी एक ऐसे डिसीजन को ले रहे हो जो कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है। तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, आप कल की डेट में आईएएस क्वालिफाई करते हो, टॉप रैंकर्स में आते हो, उत्तर प्रदेश में जाके आप फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हो, और एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ फिरोजाबाद आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो। उस डिसीजन से नीचे के लोगों के राइट्स पे इफेक्ट आता है, और मान लीजिए वो डिसीजन गलत है, या मान लीजिए आपने वो डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन गलत है, तो उस केस में हाई कोर्ट आपको एक रिट इशू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट आपको रिट इशू कर सकती है, और आपको बोल सकती है कि ये जो आपने डिसीजन लिया है गलत है, इसको कैंसिल करो। या फिर मान लो आप डिसीजन लेने वाले हो और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया, तो उस केस में भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपसे बोल सकता है कि भाई ये कैसे नहीं कर सकते, तुम नहीं लोगे। तो क्या होता है ना दोस्तों, ये जो कमिश्नर कलेक्टर, जब इनको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है ना, इनकी कुर्सियां हिल जाती हैं, इनकी लिटरली हालत खराब हो जाती है। मैंने देखा है अपने डिपार्टमेंट में। जो ये टॉप लेवल के ऑफिसर्स है ना, वैसे तो ये आईएएस आईपीएस आईआरएस बन के जाते हैं, बड़े हीरो होते हैं, बट टॉप के लेवल पे जैसे ही कोई हाई कोर्ट से लेटर आता है या सुप्रीम कोर्ट से लेटर आता है, तो भैया हालत खराब हो जाती है इनके, बैठे बैठे कांपने लगते हैं ये, जल्दी जवाब दे दो, जल्दी जवाब दे दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन कलेक्टर्स को बुला के हाई कोर्ट वाले ऐसा लताड़ते हैं ना, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये रोते रोते वापस आते हैं ये कलेक्टर। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ेंगी, समझ गए? तो देखिए, अगर आप कलेक्टर हो किसी जिले के, मान लीजिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, तो उस केस में आपके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन की रेट तो नहीं आएगी, लेकिन आपके सामने सर्टियोररी की रेट आ सकती है, क्योंकि सर्टियोररी के रेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के अगेंस्ट सर्टियोररी की रेट फाइल की जा सकती है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल कोई ऐसा डिसीजन ले रहा हो जहां पे लोगों के राइट्स अफेक्ट हो रहे हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सर्टियोररी लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं ली जा सकती। तो लोकसभा राज्यसभा कुछ कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा कुछ कर रही है, तो उसके अगेंस्ट सर्टियोररी की रेट नहीं फाइल हो सकती। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट सर्टियोररी की रेट नहीं फाइल हो सकती, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट सर्टियोररी की रेट नहीं फाइल हो सकती। तो आप बोलो, अच्छा प्राइवेट इंडिविजुअल्स का आप अगर एक एग्जांपल लेना चाहो तो मैं आपको ऐसे बताता हूं। मान लीजिए कि गांव में कोई एक जमीन है, वो गांव के जमींदार की जमीन है। अब उस जमीन में पहले लोग क्रिकेट खेलते थे, रोज घूमने फिरने जाते थे, कुछ छोटी मोटी पैदावार कर लेते थे। जमींदार को लगा कि नहीं भाई, मेरे फील्ड में तुम पैदावार नहीं कर सकते, जमींदार ने चारों तरफ उस फील्ड में बाउंड्री लगा दी। अब उस जमींदार की पर्सनल जमीन थी, उसने अपनी जमीन में बाउंड्री लगा के बाकी लोगों को अपनी जमीन पे आने से रोक दिया। तो बाकी लोग सर्टियोररी या प्रोहिबिशन में जाके ये नहीं बोल सकते कि भैया ये करने से रोको, हम तो यहाँ पे पैदावार कर रहे हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका प्राइवेट लैंड है। और इस केस में आप उसके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन या सर्टियोररी की रेट फाइल नहीं कर सकते। तो प्रोहिबिशन की रेट केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट में, सर्टियोररी की रेट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और 1991 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में भी, अगर राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है और आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो सर्टियोररी की रेट से आपको डर लगेगा अगर आप एक आईएएस बनते हो आगे जाके, ठीक है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है, प्राइवेट बॉडीज है, प्राइवेट कंपनीज है, इनके अगेंस्ट में सर्टियोररी की रेट फाइल नहीं हो सकती, ठीक है। और आगे आ जाते हैं को वारंटो। भाई क्या है ये को वारंटो? को वारंटो में बोला गया बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, क्या अथॉरिटी या किस वारंट से। मतलब अगर आपने कोई डिसीजन लिया, आपने किसी पोस्ट पे किसी पर्सन को बैठाया, तो कौन से हिसाब से बैठाया, किस नियम कानून के हिसाब से बैठाया, और क्या वो बैठाना सही था। अच्छा एक और खास बात है, मान लीजिए कि अभी किसी एक पर्टिकुलर, जस्ट जियो इन्फोकॉम की बात कर लीजिए, जो जियो कंपनी है इसकी बात कर लीजिए। जियो कंपनी का जो हेड है, जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन की पोस्ट पे वो किसी को भी बैठा ले। जैसे मान लीजिए कल की डेट में मुकेश अंबानी को एक रिक्शे वाले पे बहुत प्यार आ गया और रिक्शे वाले को बोला कि यार तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमको जियो का चेयरमैन बना रहा हूँ। उसने जियो को चेयरमैन बना दिया रिक्शे वाले को। तो क्या फिर मुकेश अंबानी के बच्चे जाके रेट फाइल कर सकते हैं क्या कोर्ट में? अरे इसको कैसे चेयरमैन बना दिया? चेयरमैन तो हम बनेंगे, हम आपके बेटे हैं, हम अमीर हैं, हम तो आपके बेटे में, हमें बनाओ, इस रिक्शे वाले को कैसे बना रहे हो तुम?
नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक प्राइवेट ऑफिस है। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है तो उस अपॉइंटमेंट के लिए को वारंटो की रेट फाइल नहीं की जा सकती। फिर आप देखिए, मान लीजिए इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद मिनिस्टर की पोस्ट पे अपने मन के लोगों को बैठाया, तो नरेंद्र मोदी जी अपने कैबिनेट में किसी को भी बैठाएं, किसी भी क्वेश्चन के आधार पर उसको को वारंटो की रेट में नहीं लाया जा सकता। मतलब कि अगर कोई पर्सन, देखिए ऑलरेडी एक नियम कानून है कि आप मिनिस्टर तब रह सकते हो जब आप लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो। अगर आप नहीं हो मेंबर तो भी आप मिनिस्टर रह सकते हो 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद आपको मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने किसी पर्सन को अपने कैबिनेट में बैठा दिया, होम मिनिस्टर बना दिया, बाकी लोगों को पसंद नहीं आया, तो नरेंद्र मोदी जी के इस डिसीजन के अगेंस्ट में को वारंटो की रेट फाइल नहीं हो सकती कि भैया आपने इस पर्सन को कैसे बना दिया। को वारंटो की रेट किसी एक ऐसे पब्लिक ऑफिस के लिए फाइल हो सकती है जो कि एक परमानेंट कैरेक्टर का हो, जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का हो। तो कोई एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनएचआरसी का चेयरमैन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिसर हैं। तो अगर इनकी पोस्ट पे, इन जगहों पे किसी एक ऐसे पर्सन को बैठा देते हैं जो कि उन जगहों के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस केस में को वारंटो की रेट फाइल हो सकती है। तो मान लीजिए ऐसा कोई पब्लिक ऑफिस है जिसको होल्ड करने की एज लिमिट है 60 साल और वहां पे 62 साल के आदमी को बैठा दिया, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्लास के लोगों के साथ उठता बैठता है, उनके साथ शराब पीता है, तो भाई नहीं, इसको बना दो, नहीं हो सकता, को वारंटो की रेट फाइल हो जाएगी। को वारंटो की रेट में बोला जाएगा जब इस पोस्ट की एज लिमिट 60 साल है, आपने 62 साल के आदमी को उस पोस्ट पे कैसे बैठा दिया। ये मैं बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर कोई टेक्निकल नेचर की पोस्ट है और एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उस पोस्ट पे आपने एक ऐसे जर्नलिस्ट आदमी को बता दिया जिसको उस टेक्निकल फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, तो उसकी इनकॉम्पिटेंसी के बेसिस पे को वारंटो की रेट फाइल हो सकती है। लेकिन ये केवल उन सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस के लिए होगी जो परमानेंट कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। और परमानेंट कैरेक्टर के कैसे होंगे? अगर उनको किसी लॉ ने क्रिएट किया, अगर उनको किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया। लेकिन अब मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठना या किसी प्राइवेट कंपनी में चेयरमैन बनना, ये सब सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस नहीं माने जाएंगे। तो इस केस में दोस्तों, अगर किसी एक सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस जो कि किसी स्टैट्यूट मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास किया गया लॉ, उसके थ्रू कोई पब्लिक पोस्ट बनती है या फिर संविधान के थ्रू कोई पब्लिक पोस्ट बनती है, उस केस में दोस्तों जो उसका हेड है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो इनका पोस्ट जो होगी इनके चेयरमैन की, उसको एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर के हिसाब से आप उस पोस्ट को भर सकते हो। किसी भी अरे गरे को उठा के आप वहां नहीं बैठा सकते हो। बैठा दिया तो को वारंटो की रेट फाइल हो जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो ये है रेट्स दोस्तों। आई होप आपको ये रेट्स अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितना मेरा दिमाग था, जितना मेरा इंटेलेक्ट था, जितनी काबिलियत थी, जितना भी था मेरे अंदर, सब हिसाब से आपको समझा दिया। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज वीडियोस को शेयर करें दोस्तों। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम की व्यूज का 1000 व्यूज भी नहीं जा रहे एक दिन में, कम से कम 700-800 जा रहे हैं, वो भी 3-4 दिन में। प्लीज शेयर करिए ताकि 1000 व्यूज तो पहुंचे। थैंक यू।